एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th फिजिक्स के सारे फॉर्मूले बताऊंगा, इंक्लूडिंग मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन एंड साउंड। इस फॉर्मूले के पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको ये फॉर्मूला समझना है वो रुके रहिए, अभी मैं सारे फॉर्मूले को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं मोशन से। पहले हम इन दो फॉर्मूले को समझेंगे। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पहले हम समझते हैं ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, घर से आप स्कूल जा रहे हैं, होम टू स्कूल, और घर से स्कूल जाने का रास्ता ऐसा है, ठीक है। तो ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, इसकी जितनी टोटल लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये है आपका डिस्टेंस। अब होम से स्कूल के बीच जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी, जैसे ये डिस्टेंस जो होगी, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या हुआ? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हुआ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल क्या है? होम। फाइनल क्या है? आपका स्कूल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। फर्क क्या है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। जैसे डिस्टेंस क्या होगा? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? इसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल टू फाइनल। मतलब इस केस में जो डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की वो होगी होम टू स्कूल। तो ऐसे कहता हूं 3 किलोमीटर होम टू स्कूल, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जब स्पीड निकालना होता है तो हम ये लेंथ मेजर करते हैं, जब वेलोसिटी निकालनी होती है तो ये मेजर करते हैं, और जो टाइम लगता है उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इसका ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा जो कभी नहीं भूलेंगे आप। मैं मान लेता हूं कि मुझे जाना है दिल्ली से वाराणसी। ये दिल्ली है और यहाँ पे कहीं वाराणसी है, ठीक है। मैं बस से जा रहा हूँ, तो बस ऐसा तो है नहीं कि रोड सीधी होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि ये दिल्ली से वाराणसी जा रहा हूँ। तो दिल्ली से वाराणसी, पहले मैं गया दिल्ली से कानपुर, कानपुर से गया प्रयागराज, प्रयागराज के बाद वाराणसी। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैं मान लेता हूं कि दिल्ली से कानपुर की भी जो डिस्टेंस है वो 400 है, कानपुर से प्रयागराज 300 है, और प्रयागराज से वाराणसी 200 है, और टोटल टाइम लगा है 10 आवर। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस 400 प्लस 300 प्लस 200 अपॉन 10। अगर 10 घंटे लगे हैं तो ये है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम तब निकालते हैं जब हम एक जर्नी कंप्लीट करते हैं, वैसी जर्नी जिसमें मल्टीपल डिस्टेंस हम कवर करते हैं। तो यही आपका एवरेज स्पीड था। अब निकालना है हमें एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए ये क्या, इसका फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये दिल्ली है, ये वाराणसी है, तो ये तो डिस्टेंस था, तो इससे हमने एवरेज स्पीड निकालनी। अब निकालना है हमें एवरेज वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, दिल्ली से वाराणसी के बीच जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, जैसे ये 400 प्लस 300 प्लस 200 मतलब 900 है, तो ये कम होगा। मैं मान लेता हूँ ये 750 है, और जाने में लगता है टाइम 8 आवर्स। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 750 अपॉन 8 आवर्स। आई होप आपको चारों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसके 3 इक्वेशन है। फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है, और s जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है।
इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज तब होते हैं जब उन्हें लगता है कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो देखिए उसका बेस्ट तरीका यही है, जो भी न्यूमेरिकल आपके पास हैं उसमें जो जो डेटा आपको दिए हुए हैं, जैसे अगर v दिया हुआ, u दिया हुआ, जो डेटा दिए हुए हैं उसको पहले लिख दीजिए और जो निकालना है उसको भी लिख लीजिए आप। फिर आप इन फार्मूले को देखिए। अब देखिए ये फर्स्ट फार्मूले में कितने अननोन हैं, v u a t, टोटल 4 अननोन है। तो 4 अननोन होंगे तो आपको 3 अननोन दिए होंगे, फोर्थ आपको कैलकुलेट करना होगा। सबके साथ यही होगा। तो बेस्ट तरीका यही है, न्यूमेरिकल में जो डेटा दिया हुआ है पहले वो लिख लीजिए, उसके बाद जो निकालना है वो भी लिख लीजिए। फिर आप देखिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे इसमें कितने वेरिएबल हैं, v u a s, इसमें 4 वेरिएबल हैं। तो 4 वेरिएबल में से आपको 3 वेरिएबल्स न्यूमेरिकल्स में दिए ही होंगे और फोर्थ आपको कैलकुलेट करना होगा। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला और भी होता है। एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है u प्लस वी बटे 2। अब ये कब अप्लाई करना है हमें और कब हमें अप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तो ये तब आपको अप्लाई करना है जब आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों न्यूमेरिकल्स में गिवन होंगे, तब हम ये अप्लाई करेंगे। और अगर ये गिवन नहीं है तब हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो मोशंस के इतने ही फॉर्मूले थे, एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट फॉर्मूला है F इक्वल्स टू ma। यहाँ पे F फोर्स है, m मास है और ये एक्सेलरेशन है। इसका एक फॉर्मूला और भी होता है m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है और उसमें टाइम t लगा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो आप F इक्वल्स टू ma भी लगा सकते हैं, और अगर a नहीं दिया हुआ है, u और v और t दिया हुआ है, तो आप m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी भी लगा सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है P इक्वल्स टू एम बी। यहाँ पे P जो है ये मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, ये मास है ऑब्जेक्ट का और ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का। किसी ऑब्जेक्ट की अगर मास और वेलोसिटी गिवन है तो आप उसका मोमेंटम आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। अब समझते हैं इसको। मान लीजिए कि दो कोई ऑब्जेक्ट है, एक की मास m1 है, दूसरे की मास m2 है। m1 u1 स्पीड से जा रहा है और m2 u2 स्पीड से जा रहा है। और मैंने लिख दिया u2, u1 जो है वो u2 से बड़ा है, मतलब इसकी स्पीड जो है इस ऑब्जेक्ट की से ज़्यादा है। कहीं जाके टकराएगा, मान लेते हैं कुछ देर के बाद जाके टकरा गया। जब टकरा गया तो टकराने के बाद जब अलग होता है तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। इस केस में इक्वेशन क्या बनेगा, तो देखिए मैंने क्या बोला है, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन वाला केस ये है, तो इस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम क्या होगी, m1 इंटू u1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी m2 इंटू u2। तो मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या हुआ, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। अब आते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ये m1 इसकी मास है, इसकी वेलोसिटी v1 हो चुकी है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा m1 इंटू v1। इसकी मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 हो चुकी है, तो क्या होगा m2 इंटू v2। तो m1 v1 प्लस m2 v2। तो यही हुआ ना, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये फॉर्मूले हो गए, साथ में इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा वो भी यहाँ पे अप्लाई होता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी आपको इसमें यूज़ करना पड़ सकता है कहीं कहीं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी यूज़ करना पड़ेगा। और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में इतने ही फॉर्मूले थे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, वर्क एंड एनर्जी। इसका फर्स्ट फॉर्मूला है W इक्वल्स टू एफ इंटू एस, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए कोई एक टेबल है, टेबल पे मैंने एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, और इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे F, ठीक है।
जब मैंने ये F फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक जो है वो S डिस्टेंस आगे चला गया, आगे बढ़ गया। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, F क्रॉस S। तो ये फॉर्मूला कभी कभी चेंज भी होता है, वो डिपेंड करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। इस केस में क्या था, फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है। तब जब सेम रहेगा तो F इंटू एस होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट होगी तो यहाँ पे माइनस एफ एस हो जाएगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन 90 डिग्री पे होगी तो उस केस में वर्क डन 0 होता है। वो जो मैंने वर्क एनर्जी का चैप्टर पढ़ाया है उसमें ये सारी डिटेल में है। तो ये था आपका फर्स्ट फार्मूला। दूसरा फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और अर्थ सरफेस से h हाइट पे मैं एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से h हाइट पे ले गया जिसकी मास है m। तो इस पॉइंट पे जो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh, जहाँ पे m क्या है, मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h क्या है, हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी मास m है और मैं मान लेता हूँ कि ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑब्जेक्ट का मास और जो उसकी वेलोसिटी होती है उसका स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की मास दी हुई है और वेलोसिटी दी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन निकालने का एक फार्मूला और है। ये डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल्स में क्या सिचुएशन है। जैसे तो ये थ्योरम है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है के डॉट ई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो वर्क डन होता है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है और वो इनिशियली u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो इस केस में कितना वर्क डन हुआ कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले निकालते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर, ये होगा ना हाफ mv स्क्वायर इस फॉर्मूले से, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, तो यही बात चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन का ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। तो इसको अगर आप हाफ कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। जब आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, उस केस में अगर वर्क डन निकालनी हो तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का ही यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ग्रेविटेशन, इसका फर्स्ट फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझते हैं ये क्या होता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m1 है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m2 है। इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। तो m1 m2 पे फोर्स लगाएगा और m2 m1 पे फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होगी। m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है, m1 m2 को अपनी ओर खींच रहा है और m2 m1 को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन फोर्स सेम होंगे। तो वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा F इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको G कहते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 और इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको निकालने का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या है, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ हो तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका सिंबल होता है स्मॉल g और इसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अब मैं समझा देता हूँ ये कहाँ से आ रहा है। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और इसकी मास है me, मास ऑफ अर्थ, और इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी मास है स्मॉल m।
ठीक है। तो और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है RE। तो ये जो पृथ्वी है, ये अर्थ है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल्स टू G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि m है, बटे रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन जो होता है GME अपॉन RE स्क्वायर, यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि मैंने यहाँ पे बताया। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटेशन में भी यूज होता है, लेकिन दूसरे फॉर्म में यूज होता है। देखते हैं वो कैसे होता है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। जब किसी बॉडी को किसी हाइट से आप नीचे गिराते हैं तो उस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा वो समझते हैं। मान लीजिए अर्थ सरफेस है और अर्थ से h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको यहाँ से हम छोड़ देते हैं, फ्रीली फॉल छोड़ देते हैं, फेंकते नहीं है, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इस केस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब ये कहाँ से आया, इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने मोशन में पढ़ा था उसमें था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे सिर्फ a के जगह पे g आ गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये h जो है उसके लिए ये आपको लगाना पड़ेगा। ये आया है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, जहाँ s था वहाँ पे h आ गया, जहाँ a था वहाँ पे g आ गया। थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये आया है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस से, जहाँ a था वहाँ g आ गया, जहाँ s था वहाँ पे h आ गया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फ्री फॉल होता है उस केस में अगर इनमें से कोई आपको कैलकुलेट करना हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। एक चीज़ और, ये सारे प्लस साइन इसलिए आते हैं क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो g होता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए ये आता है। अब आते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, मान लीजिए अर्थ सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। इस केस पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, मतलब सब जगह माइनस आ जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी इक्वल टू यू माइनस जी टी। ऐसा इसलिए होता है जब बॉडी को आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ये होता है नेगेटिव। तो ग्रेविटेशन में इतने ही फॉर्मूले थे, वो सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं लास्ट चैप्टर जो कि है साउंड। साउंड, इसका फर्स्ट फॉर्मूला है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। यहाँ पे v जो है वो वेव की वेलोसिटी है, f वेव की फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा उसका वेवलेंथ है। तो कोई दो दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना होगा। फॉर्मूला है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। सेकेंड फॉर्मूला है f इक्वल टू 1 अपॉन टी। f जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है और t है टाइम पीरियड। अगर कोई एक दिया होगा तो आप दूसरा निकाल सकते हैं इसमें। लास्ट है इसमें इको। इको पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इको होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। थोड़ा समझते हैं इसको। मान लीजिए ये मैं हूँ या आप हैं, कोई भी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई सरफेस है, वॉल है, जहाँ मान लीजिए ये वॉल है, ठीक है, या फिर माउंटेन है। तो जब आप यहाँ से आवाज़ लगाते हैं, इको में क्या होता है कि आवाज़ पहले यहाँ से यहाँ जाती है फिर वापस यहाँ आती है, इसी को कहते हैं इको। तो अगर आपको इको की स्पीड निकालनी है तो वो होता है 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड सोर्स बटे टाइम। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि साउंड जो है, साउंड वेव जो है पहले यहाँ से यहाँ गया। अगर मैं मान लो ये d डिस्टेंस है तो पहले सोर्स से सरफेस पे गया, फिर सरफेस से सोर्स पे आया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड सोर्स अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ इको। साउंड में इतना ही फॉर्मूला था। मैंने आपको सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला बता दिए, एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं कोई फॉर्मूला छूट गया मेरे से तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।